हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी वाले पार्ट के दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे और एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं, भारत में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। सब तरह की भू आकृति भारत में पाई जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, शैल भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ में संगमरमर की तरह कठोर होती हैं। और संगमरमर का उपयोग किसमें हुआ है? ताजमहल के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। कुछ सील खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। तो सील खड़ी का जो उपयोग है, हम उसको उपयोग को हम क्या किसमें करते हैं? टैल्कम पाउडर बनाने में करते हैं, जिसका उपयोग जो हम पाउडर लगाते हैं तो उसका उपयोग जो है सील खड़ी है उसका प्रयोग करते हैं उसमें बनाने में। चलिए हम बात करते हैं, भारत में मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। तो देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम उन सभी पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत में मिट्टी भी कई तरह की पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी होती है। तो जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वह भूपर्पटी है, वह 7 बड़ी प्लेटों से बनी होती है। और जो 7 बड़ी है वो क्या है? प्राय 7 महाद्वीप हैं। हमारे क्या हैं? 7 महाद्वीप हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, जो प्लेटों की जो गति होती है, उस गति में महाद्वीपीय जो प्लेट हैं उनमें चट्टानें हैं, उनमें दबाव उत्पन्न होता है और उसके कारण वलन उत्पन्न होता है। वलन से पर्वत बनते हैं और गहरी खाइयाँ बनती हैं और ज्वालामुखी का क्या होता है? निर्माण होता है। गोंडवाना भूमि प्रायद्वीपीय भाग, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि है। तो जब हम पृथ्वी का भौतिक स्थलों का निर्माण पढ़ते हैं तो जो पेंजिया है, प्रारंभ में जो पेंजिया था एक ही स्थल भाग था, उसके 2 भागों में टूट गया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूट गया था। तो हमारा जो भारतीय जो प्रायद्वीपीय भाग है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत के पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक अवरोधों में से एक है। तो प्राकृतिक अवरोध के रूप में हिमालय काम करता है और हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी वाला पर्वत है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में कितनी है? 150 किलोमीटर है। तो हिमालय पर्वत जब हम नक्शे पर देखते हैं तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत है और कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, अरुणाचल में कितनी है? 150 किलोमीटर। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग में जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है उसको हिमाद्री कहते हैं और इसको महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक विषम है और हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तो इसको हम हिमालय के रूप में जानते हैं। जो दूसरी पर्वत श्रेणी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय के रूप में हम उसको। तीसरा है पीर पंजाल श्रृंखला, सबसे लंबी तथा सबसे गहरी श्रृंखला है। धौलाधर महावारा श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित है और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो जो तीसरी पर्वत श्रेणी है वह है पीर पांजाल या पीर पंजाब श्रृंखला, जो सबसे लंबी है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है।
और निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो जो दूसरी पर्वत श्रृंखला थी उसको शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी चौड़ाई क्या है 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। और निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो तीसरे नंबर का जो हिमालय है उसके बीच में दून घाटी मिलती है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून और पटली दून। सतलज और सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का, और तीस्ता एवं देहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो काली और तीस्ता नदियां क्या है? नेपाल हिमालय का, और तीस्ता और देहांग नदियां किसका? असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो इस तरह से हिमालय का जो है वो वर्गीकरण पाया जाता है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब ये होता है कि ऐसी मिट्टी जो बहाकर लाई जाती है और ये उपजाऊ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर जो उपजाऊपन है वो ज़्यादा पाया जाता है, पैदावार बहुत अच्छी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का क्या है? निवास है। दोआब का अर्थ होता है जहाँ दो नदियों का मिलती हैं उसे दोआब कहते हैं। दो मतलब दो और आब मतलब पानी, यानी दो नदियों के जो संगम होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पांच और आब का अर्थ होता है पानी या नदियां। तो जहाँ पर 5 नदियां बहती हैं उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? पंजाब कहते हैं। सिंधु तथा इसके सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हिमालय से निकलती हैं। तो सिंधु नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? भावर नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय या रूपांतर चट्टानों से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बना है? क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतर चट्टानों से बना है। प्रायद्वीप पठार की विशेषता है कि यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और इसके शैल जो हैं, चट्टानें जो हैं, वो प्राय कैसी हैं? आग्नेय प्रकार की हैं। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो कौन सी है? बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। तो जो हमारा जो राजस्थान में जो थारका मरुस्थल है वहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है? लूनी नदी। भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग को इसे क्या कहा जाता है? जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो मैदान है उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर क्या कोरोमंडल तट पर विशाल डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? चिल्का नदी उड़ीसा में स्थित है और महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर है बैरन ज्वालामुखी। आगे हम बात करें, भारत में प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल बलीय। प्रवाल पालिस्प कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किसका उदाहरण है? प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या शू आकार वाले रोधिका होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार या शू आकार, जूते जैसी आकृति के रोधिका होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो भारत का भौतिक स्वरूप है, सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का, उसका हमने फास्टली रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इन क्लासेस को एनसीईआरटी जो क्लासेस हैं आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। आपकी आने वाली परीक्षाओं में जरूर सहयोगी होंगे, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जीके में पूछे जाते हैं। और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।